हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम चैप्टर 2 के तहत मुगलकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो अंतिम महत्वपूर्ण सम्राट होते हैं, अंतिम महत्वपूर्ण मुगल बादशाह होते हैं, औरंगजेब के बारे में। क्योंकि औरंगजेब के बाद जो और मुस्लिम बादशाह बनते हैं और जो शासक होते हैं, मुगल बादशाह होते हैं, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य होता है उसका महत्व कम होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम औरंगजेब का परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि शाहजहां जब बीमार हो जाते हैं तो उनके चारों पुत्र होते हैं, उनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, जिसमें हमने देखा कि धर्मट का युद्ध महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में विजय होती है किसकी? औरंगजेब की। और विजय होने के बाद आलमगीर की वो उपाधि धारण करते हैं। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, और आलमगीर की उपाधि धारण करके वो बन जाते हैं मुगल बादशाह। तो 1658 में उत्तराधिकार के युद्ध में वो विजित हो जाते हैं। अगर हम उनके देखें कि उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। और बात करें शासनकाल की बच्चों, तो उनका शासनकाल माना जाता है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक का। तो ये इनका शासनकाल था। जब ये मुगल सिंहासन पर बैठे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इतना साम्राज्य था। ठीक है, इतना साम्राज्य मुगल साम्राज्य था जो उनको प्राप्त हुआ। लेकिन अपने अनेक विजयी अभियानों के द्वारा इन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। और जब 1707 में इनका शासनकाल समाप्त होता है, तब तक इतनी सीमा का, इतना साम्राज्य का उन्होंने बच्चों विस्तार कर लिया। यानी दक्षिण के क्षेत्र में उन्होंने अधिकतर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब बात करते हैं सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक नीति की। क्योंकि औरंगजेब जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें सबसे कट्टर माने जाते थे, और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के विपरीत उन्होंने व्यवहार किया। और इन्होंने क्या किया? कट्टर धार्मिक नीति का पालन किया। जैसे हम कुछ निर्णय देखते हैं जो इन्होंने अपने शासनकाल में किए, जो इस बात का परिचायक है कि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का परित्याग कर दिया और कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। जैसे इन्होंने क्या किया? हिंदुओं के तीर्थ यात्रा करने पर भी कर लगा दिया। इसी के साथ ही हिंदुओं के द्वारा जितने भी त्यौहार मनाए जाते थे, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, उन सब पर इन्होंने रोक लगा दी अपने आदेशों के माध्यम से। इसी के साथ ही इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। जैसे कि काशी का विश्वनाथ मंदिर और गुजरात का जो महत्वपूर्ण सोमनाथ का मंदिर था वो भी इन्होंने तुड़वा दिया। यानी इन्होंने बहुत ही कट्टरता का परिचय दिया। हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के साथ भेदभावपूर्ण इन्होंने व्यवहार किया। इसी के साथ ही इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा से लगा दिया था। जैसा कि मैंने अकबर के दौरान बताया था कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, जजिया कर क्या होता है? ये जो मुस्लिम साम्राज्य होते हैं उनमें जो गैर मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं उन पर यह धार्मिक कर लगाया जाता था। तो इन्होंने दोबारा से धार्मिक कर लगाया। कई बार डेट पूछी जाती है, तो 1679 में 1679 में उन्होंने ये कर आरोपित किया। इसके अलावा अकबर के काल से जो झरोका दर्शन की प्रथा चली आ रही थी। क्या होता था झरोका दर्शन? कि जो मुगल बादशाह होता था वो झरोके जो बने होते थे महल के अंदर, वहाँ खड़ा होकर एक तरह से क्या करता था? अपनी प्रजा को अपने दर्शन देता था। ठीक है, और ये प्रजा क्या करती थी? ये प्रजा उनसे अपनी जो भी समस्याएं होती थी उनके सामने रखती थी। एक तरह से सुनवाई हो जाती थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बादशाह है और यहाँ पे ये प्रजा। तो जो झरोका दर्शन की जो परंपरा चली आ रही थी, लोक कल्याणकारी परंपरा, वो इन्होंने बंद करवा दी। इसके अलावा जो नौरोज का उत्सव था, फारसी उत्सव, और संगीत पर भी रोक लगा दी। यानी आमोद प्रमोद को इन्होंने कोई भी स्थान नहीं दिया। बिल्कुल कट्टर बादशाह थे। साम्राज्य विस्तार को ही इन्होंने अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा। अब बात करते हैं इनके सैनिक अभियानों की। तो जैसा कि हमने देखा कि हर एक बादशाह के काल में कुछ विद्रोह हुए जिनका उन्होंने दमन किया। तो इनके शासनकाल में भी जाटों ने किसके नेतृत्व में? गोकुल के नेतृत्व में मथुरा के जाटों ने, साथ ही सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था। सतनामियों ने 1672 ईस्वी में किया था और जाटों ने किया था 1668 ईस्वी में। क्यों किया था विद्रोह? इनकी कट्टर नीतियों के कारण। औरंगजेब की नीतियाँ इतनी कट्टर थी कि लगभग सभी धर्म के लोग इनसे विमुख हो गए थे और इनके खिलाफ विद्रोह करने लग गए थे। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया जिसका इन्होंने दमन करवाया। इसके अलावा जो सिखों के 90 गुरु थे, क्या नाम था उनका? तेग बहादुर।
जब तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति थी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, इनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें मरवा दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के हिसाब से कई बार हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तेग बहादुर को किसने सजा दी थी, तो किसने दी थी, औरंगजेब ने उनको सजा दी थी, उनको मरवा दिया था। इसी के अलावा उनकी कट्टर नीतियों के कारण राजपूताना और पंजाब में भी उनके खिलाफ विद्रोह हुए थे। किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। अब देखते हैं कि जब औरंगजेब सत्ता में थे तो उसी दौरान ही दक्षिण भारत में मराठा उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए थे। और जब हम पाठ्यक्रम में इसी चैप्टर के अंदर आगे मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि किस तरह से शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है और शिवाजी के द्वारा चुनौती प्रस्तुत की जाती है किसको, औरंगजेब को। हालांकि औरंगजेब क्या करते हैं, राजा जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण के क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त करते हैं। और मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से ही क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। और इस संधि के फलस्वरूप, जो कि ये संधि 1665 में हुई थी, ठीक है, विस्तार पूर्वक हम इसको मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि पुरंदर की जो संधि हुई थी उस संधि की शर्तों के फलस्वरूप क्या होते हैं कि शिवाजी अपने पुत्र के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो क्या करते हैं, वो औरंगजेब की जो चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मराठा शक्ति के से उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें कि उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र जीते, तो उन्होंने असम का क्षेत्र जीता, बिहार का क्षेत्र जीता, मारवाड़ का क्षेत्र और कामरूप का क्षेत्र। यहाँ के जो शासक थे उनको पराजित किया और उनको अपने साम्राज्य में इन्होंने मिलाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने, अगर हम देखें तो जैसा कि हमने देखा था शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से जो दक्षिण के क्षेत्र थे उनमें बीजापुर को और गोलकुंडा के पूरी तरह से अधिकार कर लिया था, जिसमें 1686 में इन्होंने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को क्या कर दिया, अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मराठा साम्राज्य था, मराठाओं से इनको चुनौती मिल रही थी। और ये दक्षिण के कुछ क्षेत्र, गोलकुंडा का क्षेत्र, बीजापुर का क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र में, और यहाँ ये दक्षिण के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों को औरंगजेब ने विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में इनके जो अगले मुगल बादशाह बनते हैं, इनके पुत्र मुअज्जम, और ये किस नाम से बनते हैं, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ अगले मुगल बादशाह बनते हैं। और इनके समय में क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम के समय में सूरत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो जिन्होंने जहांगीर के समय अनुमति प्राप्त कर ली थी, तो ये सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी 1711 ईस्वी में बहादुर शाह के दरबार में अपना एक शिष्टमंडल भी भेजती है। इसी के साथ ही बहादुर शाह प्रथम पर एक महिला का प्रभाव था, ईसाई महिला का, उनका नाम था जुलियाना दा कोस्टा, और ये बाद में खातूम और बीवी के नाम से जानी गई। और इस महिला ने क्या किया, जो पुर्तगाली व्यापारी थे भारत में आए थे, उनके हितों की भी रक्षा की। हम इसके बारे में 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो यूरोपियन व्यापारी थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो अभी तो कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं कि जुलियाना दा कोस्टा ने किसकी, पुर्तगालियों के हितों की रक्षा की। उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब अंतिम जो महत्वपूर्ण मुगल बादशाह थे, उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए, हालांकि इनका शासन तो लंबा चला, लेकिन अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का जो हमारी क्लास है वो बहुत रुचिकर रही होगी। औरंगजेब के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे जो ये मुगल कालीन साम्राज्य था उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में। धन्यवाद।